दोस्तों, हर किसी के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। हर कोई कहानीकार है। कुछ किताबों में लिखे जाते हैं और कुछ अपनी कहानी अपने दिल में ही दबा देते हैं। आज जो कहानी शुरू करने जा रही हूँ वो है एवरीवन हैज़ ए स्टोरी। हर किसी की होती है कहानी। चैप्टर 1, क्या है तुम्हारी कहानी? मैं हमेशा से कहानीकारों से प्रभावित रही। एचआर मैनेजर की अपनी नौकरी से मुझे प्यार है। इससे मुझे अलग जगहों की अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। हर एक की अलग कहानियाँ होती हैं, अपने गाने होते हैं जिन पर वे झूम उठते हैं। जिंदगी के बदहवा संघर्ष में अपने जड़ें तलाशने की कोशिश करते हुए मैं खुद को ढूंढ रही थी। जिस भी इंसान से मैंने बात की उसकी अपनी कोई मज़ेदार कहानी थी, जिससे मैं सोचने लगी मेरी कहानी क्या है। मैं बस नॉर्मल नहीं होना चाहती थी। 26 साल की उम्र में मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे जीने का मकसद क्या था और मैं उसे कहाँ ढूंढ सकती थी। हर वीकेंड पे मैं कॉफ़ी एंड आस में जा बैठती और वहाँ आए शानदार राइटरों की बातें सुना करती। मैं हैरान रहती थी कि लेखक कैसे दूसरों की कहानियाँ बनाकर श्रोताओं को अपनी ओर खींच लेते थे। कैसे वो प्रत्येक इंसान से सच को निकालकर खूबसूरत कहानी बूंद डालते थे। इसीलिए मुझे दूसरे लोगों की कहानी सुनने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनना चाहती थी। मेरा दिल ऐसी कहानी सुनने के लिए तड़प रहा था जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, या कम से कम मेरी। तो मैं कॉफ़ी एंड आस में बैठी थी। मेरे हाथों में गर्म कॉफ़ी का चिकना कप था। मैं अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकती थी, ज़िंदगी का संगीत सुन सकती थी, या कानों में ईयर प्लग लगाकर बाहर की सारी आवाज़ों को बंद कर सकती थी। मैंने बहुत से लेखकों को इस दरवाजे से आते देखा था और अक्सर सोचती थी कि ज़रूर इस कैफ़े की दीवारों में ही कोई जादू होगा। वहाँ का मैनेजर कबीर अपने काम को कुछ देर के लिए रोककर मेरे पास आ गया। मीरा, तुम लेखक बनने के सपने देखना छोड़कर फाइनली अपनी किताब कब लिखोगी? उसकी आवाज़ ज़रूर किसी बाहर वाले को सख्त लग सकती थी, लेकिन कबीर मेरा दोस्त बन गया था। पता नहीं कब, लेकिन जब मैं उसके कैफ़े में रोज़ आने लगी तो हमारे बीच होने वाली औपचारिक बातें अच्छी दोस्ती में बदल गई। वो मेरे विचारों की कद्र करता था और मैं उसकी बातों की ध्यान रखती थी। पता नहीं, मैंने कहा। उंगलियों से अपने लंबे बालों को सहलाते हुए मैंने छोटे से कैफ़े में जमा लोगों को देखकर निराशा से आह भरी। मुझे लगता है जब लिखने के लिए सही कहानी मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। अभी तक वैसा कुछ क्लिक नहीं हुआ। मैं अभी भी उस खास कहानी की तलाश में हूँ, वो जो मुझे अलग कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। वो काउंटर तक गया जहाँ मेरी फेवरेट कॉफ़ी झागदार कैपेचिनो का दूसरा कप रखा था। कबीर ने नरमाई से मुस्कुराते हुए मेरे सामने कप रखा। मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम वहाँ सामने अपने किताब से अंश पढ़ रही होगी। मैं यहाँ तुम्हें सुनने आए लोगों को कॉफ़ी और स्नैक्स परोस रहा होऊंगा। पूरी जगह हाउसफुल होगी। वो सोचकर मुस्कुराया और एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई कि ये उसका सपना था या मेरा। यकीनन दोस्तों के सपनों में भी तालमेल होता है कि नहीं? फिर भी वो मेरे भविष्य को जितना सफल देख रहा था उतना विश्वास मुझे नहीं हो पा रहा था। जितना मैं आगे बढ़कर अपने शब्दों को जीवन देने की कोशिश कर रही थी, उतना ही कुछ चीज़ें मुझे पीछे की ओर खींच रही थी। मैंने उस छोटे से एरिया पर नज़र डाली जहाँ कई सारे राइटर खड़े ठंडे पानी के छोटे घूंट लेते हुए बोलने के लिए अपना गला साफ कर रहे थे। उनके शब्द ही तो मुझे बोलने और लिखने का लालच दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मुझ में वहाँ खड़े होकर लोगों का सामना करने और बोलने की हिम्मत है। ऐसा करने के लिए शायद बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। मैंने कॉफ़ी का बड़ा घूंट भरने से पहले फूंक मारते हुए कहा। कॉफ़ी के झाग लगे होठों से मैं मुस्कुराई और बड़ी नज़ाकत से जीभ से उसे चाट लिया। अगर कोई मेरे लिखे पर
हंस देगा तो कैसा लगेगा? कबीर खिलखिलाया। वो तभी हंसेगा जब तुम कुछ फनी पढ़ रही होगी, उसने पूरे विश्वास से कहा। अब मुझे बताओ, क्या तुम अगले वीकेंड ऑथर्स मीट के लिए आ रही हो? उसने पूछा। बिल्कुल, मैंने कहा। जाने वीकेंड के खाते में मेरे लिए क्या है? क्या मैं तब भी अपनी कहानी की तलाश कर रही होंगी? हर पल को जियो, महज दिनों या सालों या अपने शेड्यूल को ही नहीं। यही हमारी गलत सोच है ज़्यादातर कि हम अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। हम हर कदम दूसरों से प्रभावित होकर उठाते हैं। सिर्फ वही भाग हमारा है जिससे हम दूसरों से छिपा कर अपने दिल में दबा कर रखते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपने उस छिपे भाग को पहचानो, आगे बढ़ो और उस हिस्से को जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। अपने सपने को अपने अंदर ही मर मत जाने दो। मेरा भरोसा करो, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे लड़ाई उस जोखिम को उठाने के लायक है। उठो, जुनून को अपने अंदर भर लो, अपना शुरू करो, अपने सपनों को पकड़ लो, अपनी गलतियों का मजा लो, अपने दिल के धड़कन पर थिरको, मुस्कुराओ, हंसो, प्यार करो, जियो। लेखक अर्जुन मेहरा पूरे विश्वास से ये आखिरी शब्द कह रहे थे। उनके हाथ आपस में गुथे थे और वो बड़ी उम्मीद से कैफे में मौजूद लोगों को देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझसे मिली और मुझे अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे वो सीधे मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कैफ़े में मौजूद हर शख्स को अपने शब्द से सम्मोहित कर दिया था। एक लेखक कैसे जादुई शक्ति से लोगों को सम्मोहित कर लेता है। मैं आंखें बंद करके कल्पना करने लगी कि मैं पूरे आत्मविश्वास से अपने श्रोताओं के सामने खड़ी हूँ। मैं नरमाई से खुद के लिए मुस्कुरा रही थी। शायद एक दिन मैं भी इस तरह की भीड़ जुटा पाऊंगी। आपकी क्या कहानी है, मिस? मैं झटके से अपने ख्यालों से बाहर निकली जब मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर मेहरा वाकई में सीधे मुझसे पूछ रहे थे। उनकी स्वयं में भूरी आंखें मुझ पर ही टिकी थी, नरमी लेकिन एक चुनौती के अंदाज में। जिंदगी में आपका क्या मकसद है? उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सवाल स्पष्ट किया। अचानक मुझे लगा कि मेरा दोस्त ही मुझसे सवाल कर रहा है। मैंने गहरी सांस ली। मैं आपकी तरह लिखना चाहती हूँ। मैंने अपने हाथ में नैपकिन मरोड़ते हुए घबरा कर कहना शुरू किया। मैंने तय किया था कि इसका जवाब मैं पूरे ईमानदारी से दूंगी, लेकिन नहीं जानती कि लिखना क्या है। मैं अपने आसपास की दुनिया से प्रेरित हूँ, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी की तलाश में हूँ जो लोगों का जीवन बदल दे। मेरे शब्द मेरे कानों को ही अजीब लग रहे थे और मैं चाह रही थी कि काश मैंने ये कहा ही नहीं होता। मिस्टर मेहरा ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लोगों की कहानियों की ज़रूरत होती है, प्यार, आशा, अस्तित्व, बुद्धि और कभी कभी दर्द की भी कहानी। भले ही आप उन्हें पूरा सच ना बताओ, भले ही आप उनसे झूठ बोलो, लेकिन ये दुनिया क्या है, अपने आप में एक झूठा। मेरी नज़रें अभी भी सम्मोहन में उन्हीं पर टिकी थी, लेकिन मैं उनके शब्द और आसपास के खिलखिलाहट सुन पा रही थी। लेकिन आपके झूठ अच्छे होते हैं, वे लोगों की अच्छाई के लिए बदलते हैं। मेरे तरफ से आपको खूब शुभकामनाएं, उन्होंने प्यार से कहा। थैंक यू, मैं इतना ही कह पाई। मैं उनके शब्दों से कांप रही थी, जबकि कैफे में खासी गर्मी थी। यू आर मोस्ट वेलकम, इतना कहकर वो अपना सवाल पूछने के लिए किसी और को ढूंढने लगे। उन्होंने अपनी नज़रें मेरे पीछे बैठे युवक पर टिका दी। सर, आप क्या करते हैं? आपकी कहानी क्या है? मैं अपने शब्दों में इतनी डूबी हुई थी कि पहले उस युवक पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मैं देखने के लिए मुड़ी तो लगभग मेरे ही उम्र की एक स्मार्ट हैंडसम लड़की को बैठा पाया। उसका काला अनौपचारिक कोट उसकी भूरी आंखों पर बहुत जच रहा था। उसके कुर्सी पर सीधे बैठने के अंदाज से आत्मविश्वास झलक रहा था। मैं हैरान थी कि उस पर पहले से मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। मैं सिटी बैंक में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हूँ, युवक ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ गहरी और खूबसूरत थी। मिस्टर मेहरा ने अपना सवाल पूछा। आपको लाइफ से क्या चाहिए? क्या सफलता, पैसा या शोहरत?
आपको सच्ची खुशी दे सकती है। मैंने खुद को अपने पीछे बैठे हुए आदमी की तरफ झुकती हुई पाया। मैं उसका जवाब सुनने को बेताब थी। उसने अपना गला साफ किया। मेरे पास रुतबा और सफलता है, लेकिन मैं अभी भी निश्चित नहीं हूँ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। मैं जानता हूँ कि कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं ज़िंदगी से भागने के लिए अपना बैग उठाकर ट्रैवल पर निकल जाता हूँ। वो कहीं खो गया था। ऐसा लगा कि उसका दिमाग ऐसे ही किसी सफ़र पर निकल चुका था। लेखक ने उससे टटोला, आपको क्या लगता है सफ़र में आप ऐसा क्या पा लेते हैं? वहाँ कोई नहीं होता जो मेरा पीछा करे, मुझसे उम्मीदें करे। उसने जवाब दिया, कोई डेडलाइन के लिए दबाव नहीं बनाता। पैसा एक कीमत चुकाने पर ही मिलता है, और मेरे लिए वो कीमत आज़ादी और वास्तविक जीवन दोनों ही है। उम्मीद है कि किसी दिन मैं खुद को अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार कर लूँगा। जवाब देकर उस युवक ने अपनी ब्लैक कॉफ़ी का घूंट भरा। कॉफ़ी अंदर जाने के साथ मैंने उसके कंधे को रिलैक्स होते महसूस किया। मिस्टर मेहरा ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया और एक बार फिर से अपनी आंखें ऑडियंस पर घुमाई और अपने हाथों को पकड़ते हुए उन्होंने तेज आवाज में कहा, शायद आप सबके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ो और अपने सपनों को सच कर लो। इवेंट को ख़त्म करते हुए उनके आखिरी शब्दों के साथ ही कैफ़े तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। मैंने भी इतने ज़ोर से तालियां बजाई कि मेरे हथेलियां लाल हो गई। मैं यहाँ लेखक को सुनने आई थी, लेकिन मैं उस युवक के जवाब से ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। मैं उसके बारे में और जानना चाहती थी। ये मेरे लिए बड़ी बात थी, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर उससे बात करने से पहले गहरी सांस ली, लेकिन उसकी कुर्सी खाली थी। कॉफ़ी का आधा भरा कप उसकी मेज पर रखा था। मैं खड़ी हो गई। मेरी आंखें कमरे में उसके गहरे सूट की तलाशने लगी और वो मुझे कैफ़े से बाहर जाते नजर आया। मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी, मैंने मन ही मन बुदबुदाई। वो भले ही इस पल बचकर निकल गया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें बता रही थी कि मुझे मेरी कहानी मिल गई थी। चैप्टर 2, मिस्टर ट्रैवलर। मैं तेजी से अपने नोटबुक में लिख रही थी और देख ही नहीं पाई कि कब कबीर ने मेरे पास आकर मेरी तरफ कॉफ़ी बढ़ा दी थी। तो फाइनली तुम्हें लिखने के लिए कहानी मिल ही गई, उसने खुशी से दांत दिखाते हुए कहा। मैंने प्यार से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उत्साहित आवाज़ में कहा, हाँ मिल तो गई, कम से कम शुरुआत तो हुई। वो मेरे सामने रखे आरामदायक लाल कुर्सी पर बैठ गया। ये तो बढ़िया है, मुझे बताओ क्या लिख रही हो? मैंने कंधे उचकाए। अचानक मुझे शर्म आने लगी। मैं अभी कैसे उसे बता सकती थी, जबकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरा मन मुझे कहाँ ले जाने वाला था। मैंने आह भरी, ये एक मुसाफिर की कहानी है। दिलचस्प, कबीर ने जवाब दिया। क्या मैं पढ़ सकता हूँ कि तुमने अब तक क्या लिखा है? गहरी सोच में अपना सिर एक और झुकाते हुए मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि ये पढ़ने लायक होगा भी या नहीं। कबीर ने आंखें सिकुड़ते हुए मुझे देखा और हाथ अपने सिर पर फिराने लगा। ये तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। चलो अब मुझे दिखाओ, ओके? मैंने अपनी नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा दी और उसे अपने शब्दों को पढ़ने दिया। फिर मेरी सांसें ही अटक गई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो जोर से ही उसे पढ़ने वाला था। मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैं रोड ट्रिप पर निकल जाना चाहता हूँ, अनजानी जगहों पर रुकते हुए उनकी खूबसूरती को तलाशते हुए, तितली को पकड़ने के लिए उनके पीछे जंगलों में भागना, अलग कल्चर के अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों से बात करना, उनकी कहानियाँ सुनना, धूप में पार्क के बेंच पर बैठना, सूरज को निकलते हुए और छिपते हुए देखना, कभी किसी पहाड़ों की चोटी से और कभी किसी पेड़ के पीछे से। मैं भागती हुई नदी के पास घंटों बिताना चाहता हूँ, बालों से खेलती हवा को महसूस करते हुए और लहरों में छिपे राज को सुनते हुए, बादलों से ढके ठंडे पहाड़ों और सागर पर एक कविता लिखना चाहता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ देना चाहता हूँ, प्रकृति को सहारते हुए उसके जादू में खो जाना चाहता हूँ, यादें संजोना चाहता हूँ, मैं खुद को जिंदा महसूस करना चाहता हूँ।
उस सजग को महसूस करना चाहता हूँ। उसके हाथ हिले और मैंने उसे पन्ना पलटते हुए देखा। उसने कुछ पल खामोशी से पढ़ा और मैं बेसब्री से उसके आगे पढ़ने का इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। लगभग देखते हुए ज़िंदगी अपने होम टाउन में कैद हो जाना ही नहीं है, बल्कि उसे नई जगहों को देखते हुए बिताना चाहिए। मैं इस दुनिया का हर कोना देख लेना चाहता हूँ। ये मेरा पुराना सपना है और जब मैं इसे पूरा करने निकलूँगा तो मुझे पक्षी के उस बच्चे जैसा महसूस होगा जो अपने घोंसले के किनारे उड़ने के इंतज़ार में खड़ा है। वे सब्र से उड़कर पूरी दुनिया को देख जाने के लिए कभी कभी मुझे इंसानों पर तरस आता है कि वे दूसरे जीवों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जीवों के लिए कोई बॉर्डर नहीं है सिवाय उन जगहों के जहाँ वे खुद जा सके। इंसान ही है जहाँ वे सिवाय उन जगहों के खुद जा सके। इंसान ही है जो कहता है कि वे आज़ाद होकर जीना चाहता है, लेकिन वो अपनी जगह की बाधाओं में घिरा है। हम सिर्फ अपने काम से ही नहीं बंधे हैं, बल्कि अपने घेरों से भी। हम घूमते नहीं हैं, हम छोटी सी निर्जन जगहों पर रहते हैं। ऐसी जगह जैसे शायद पिंजरा ही कहा जा सकता है। हमारे काम की निश्चित जगह है। हम रोज एक तरह का खाना खाते हैं और एक तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरे लिए वो पिंजरा पूर्ण है। मैं पुणे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन चिड़ियाघर की शेर की तरह मैं बस एक चट्टान पर खड़ा हो नीचे अपने सल्तनत को देखते हुए आज़ादी महसूस करना चाहता हूँ। मैं पक्षियों को उड़ते हुए, हाथियों को खुशी से नहाते हुए और अपने बच्चों पर पानी डालते हुए देखना चाहता हूँ। ये वो आज़ादी है जो इंसानों को नहीं मिलती है और मैं अपने सपनों का पीछा करते हुए इसी आज़ादी को पाना चाहता हूँ। कबीर की आवाज़ डूबते हुए खामोशी में खो गई। सब्र करने की कोशिश में मेरी उंगलियां कप के किनारे घूमने लगी और ऊपर से नीचे किसी बुन को पकड़ने की कोशिश में बेध्यानी में मैंने अपनी उंगलियां मुंह तक लाकर चाट ली। वो फिर भी खामोश रहा। फाइनली मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछ ही लिया, कैसे लगी तुम्हें? मेरी आवाज़ में डर और उत्साह था। बोलो ना, कैसी है? वो खुलकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी है मीरा, मुझे लगता है ये लोगों के दिल को छू लेगा, कबीर ने जोश से कहा। सच में? वो सिर हिलाकर जोर से हंसा। थैंक यू। कबीर मेरी डायरी बंद करके थपथपाने लगा। जब तुम और लिख लोगी तो मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। मुझे यकीन है कि आगे पढ़ने के साथ ये और दिलचस्प होता जाएगा। खुद से एक वादा करो मीरा, तुम कभी लिखना बंद नहीं करोगी। मेरा दोस्त खड़ा होकर अपने काम की तरफ लौट गया। मैं पन्ने पर लिखे शब्द को घूरने लगी। शांति और विजय भाव से पेन को अपने हाथ में पकड़े हुए मैं ये जानकर खुश थी कि उसे ये पसंद आई थी। इससे पहले कि मैं दोबारा से लिखना शुरू कर पाती, कैफ़े का ब्राउन एप्रोन पहने एक लड़की मेरी तरफ आई और मुझे एक फोल्ड किया हुआ नेपकिन पकड़ाया। मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा और खामोशी से मुझे नेपकिन खोलने का इशारा किया। उत्सुकता और दुविधा से मैंने पेन नीचे रखा, नेपकिन खोला। उस पर बड़े अक्षर में एक ही शब्द लिखा हुआ था, खूबसूरत। मैंने लड़की को देखा। ये किसने लिखा? उसने मुड़कर कुछ दूर की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। वो कुछ पल चौंकी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर सहज मुस्कान आ गई। कैफ़े के गेट की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उस युवक ने मुझे ये आपको देने को कहा था। वो वही मुसाफिर था। वो एक बार फिर बच निकला था। मैंने धूल भरी खिड़की से उसे जाते हुए देखा। मेरा ध्यान नहीं गया कि कबीर भी उसे ही देख रहा था। मैं खड़ी हुई और काउंटर की तरफ भागी। वो कौन था? मैंने कबीर से पूछा। वो तिलक रोड पर सिटी बैंक का असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, कबीर ने मदद करते हुए बताया। पिछले महीनों से वो कई बार यहाँ आ चुका है। मैंने सोचते हुए अपने होंठ चबाए। वो पिछले वीकेंड के ऑथर मीटिंग में भी आया था ना?
क्या उसने तुम्हें अपना नाम बताया? कबीर ने अपना सिर ना में हिलाया और इसी बीच काउंटर भी साफ करता रहा। वो ज़्यादा बातें नहीं करता, हालांकि मैं उसका नाम जानता हूँ। वो हमेशा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। उसका नाम विवान है। विवान, मैंने दोहराया। उसका नाम मेरे मुंह से धुल सा गया। वो कैफे में किस समय आता है? कबीर ने कंधे उचकाए। ओ, वैसे तो वो यहाँ अक्सर आता है, लेकिन उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी उसका मन करता है चला आता है। मैंने एक पल सोचा, क्या अगली बार उसके आने पर तुम मुझे एक मैसेज कर दोगे? मैंने पूछा। ज़रूर, कबीर ने कहा। लेकिन तुम विवान के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? वो वही मुसाफिर है जिसके बारे में मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ, मैंने जवाब दिया। कैफे से बाहर निकलते हुए मेरी मुस्कुराहट रुक ही नहीं रही थी, जबकि कबीर हैरानी से अपना मुंह खोले खड़ा था।